हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं कक्षा 10th वन लाइनर क्वेश्चन सोशल साइंस 2025 जो सामाजिक विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन है उसको हम आज सॉल्यूशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th है ना। इसमें ये चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास है ना। ये आपका भूगोल का चैप्टर है, समकालीन भारत भाग 2। इसके आज हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें इन प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, यानी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, इसमें संसाधन के दो प्रकार होते हैं, यानी संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तथा मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं ना। यानी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। अगला क्वेश्चन है, समाप्ति के आधार पर। आप देख सकते हैं समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। यानी समाप्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, पवन, जल, सौर ऊर्जा नवीकरणीय योग्य संसाधन है। यानी कि पवन माने क्या होता है? हवा। जल माने पानी। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। ये सभी कैसे है? नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरण योग्य संसाधन है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति या वन है ना एवं वन्यजीव जैविक संसाधन है। ये सभी क्या है? जैविक संसाधन क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है ना। अगला प्रश्न है, धातु, भूमि, जल और वायु अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन क्या होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं ना। तो धातु, सभी प्रकार की धातुएं, भूमि, जल और वायु कैसे संसाधन है? अजैविक संसाधन है। अगला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों का अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा होता है। यानी हम संसाधनों को ज़्यादा उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक संकट पैदा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। या आप कह सकते हैं सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था है ना। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में है ना। और किस सन में हुआ था? 1992 में। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो ये कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रियो डी जेनेरो यानी कि ब्राज़ील में स्थित है और दक्षिण अमेरिका में स्थित है जी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेड में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन के संरक्षण की बात कही है ना। ये भी आ सकता है, क्लब ऑफ रोम ने है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधनों के संरक्षण की बात कही है। यानी 1968 में क्लब ऑफ रोम है ना। ये भी पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, संसाधनों के संरक्षण की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल है ना पुस्तक सुमेसर ने 1974 में लिखी थी। ये पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। पुस्तक किसने लिखी है? सुमेसर ने। कब लिखी थी? 1974 में लिखी थी।
अगला क्वेश्चन है वुडलैंड आयोग रिपोर्ट में संसाधनों के संरक्षण की बात कही गई है। संरक्षण माने क्या होता है? बचाना, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा साझा भविष्य पुस्तक संसाधन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का आप देखेंगे 43% भू क्षेत्र मैदानी है, यानी मैदानी क्षेत्र कितना है? हमारे जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें 43% भाग पर क्या है? मैदान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का 30% हिस्सा पर्वतीय क्षेत्र है, यानी पर्वत कितने परसेंट पर है? 30% पर। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल क्षेत्रफल का 27% हिस्सा पठारी है, यानी पठार आप देखेंगे 27% भाग पर हैं। पर्वत देखेंगे आप तो पर्वत 30% भाग पर हैं, और मैदान देखेंगे तो 43% भाग पर मैदानी क्षेत्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है पठारी क्षेत्र, है ना। पठारी क्षेत्र खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन से समृद्ध होते हैं, यानी जो पठार होते हैं वो खनिज अधिक पाए जाते हैं और जीवाश्म ईंधन उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भू आकृति जलवायु मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं, यानी भू आकृति जलवायु मृदा क्या कहलाते हैं? भौतिक कारक हैं जी। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति, जो वो भी IMP क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए, यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 में के अनुसार कहती है कि भारत में 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, यानी कि 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है वो कहती है कि 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पंजाब हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है, यानी कि पंजाब और हरियाणा में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अधिक सिंचाई, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जनकशैल जलवायु वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका जनकशैल जलवायु वनस्पति आदि मृदा बनाने के प्रमुख कारक है, यानी इनसे क्या होता है? जनकशैल जलवायु और वनस्पति से मृदा का निर्माण होता है ना। अगला क्वेश्चन है मृदा का निर्माण जैव और अजैव पदार्थों से होता है, यानी मृदा का निर्माण में जैव और अजैव दोनों ही पदार्थ शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। जलोढ़ मृदा क्या होती है? जल के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई है उसको जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं, यानी कि बांगर मृदा क्या होती है? पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं, यानी कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर मृदा कहते हैं, और पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर मृदा कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है काली मृदा को रेगर मृदा भी कहते हैं, यानी काली मृदा का और नाम क्या है? रेगर मृदा, है ना। अगला क्वेश्चन है काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं, यानी काली मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? कपास की फसल होती है। कपास की फसल यानी काली मृदा के मामले में हमारा सबसे ज़्यादा काली मृदा किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, है ना। अगला क्वेश्चन है लाल मृदा का रंग लोह धातु के कारण लाल होता है ना। लाल मृदा का रंग है उसमें लोह धातु की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न है आपका अगला क्वेश्चन है लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। जो आया है अभी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है लेटराइट मृदा
अम्लीय होती है, इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी मृदा में? लेटराइट मृदा में। अगला क्वेश्चन है लेट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है, यानी लेटराइट मृदा में सबसे अच्छी कौन सी फसल होती है? काजू की फसल होती है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। लवणी माने इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और रेत होती है मरुस्थलीय मृदा में। अगला क्वेश्चन है वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी वन मृदा कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वन मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है वन रसायन अनुपयोगी होते हैं। वन क्या? रसायन अनुपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए 2 नंबर में मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा के कटाव उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। ये 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा माने क्या होता है? मिट्टी। अगला क्वेश्चन भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्कात भूमि कहते हैं। जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे क्या कहते हैं? उत्कात भूमि कहते हैं। इसको कहते हैं बैड लैंड। बैड माने क्या होता है? खराब, और लैंड माने भूमि, यानी जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती है उसे उत्कात भूमि कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। चादर अपरदन किसे कहते हैं ना? तो मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सोपानी कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। सोपानी क्या होता है? सीढ़ीदार खेत है ना। सोपानी कृषि मृदा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है, यानी पर्वतीय क्षेत्र होते हैं या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ीदार खेत कहाँ बनाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है काली मृदा? महाराष्ट्र में। काली मृदा कपास के लिए फसल के लिए क्या होती है? सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन है काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम से भरपूर होती है, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी काली मृदा महीन छोटे छोटे कणों से बनी होती है, उसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है आपका चंबल में उत्कात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। खड्ड माने क्या होता है? रेविन है ना, यानी कि चंबल के बेसिन में उत्कात भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। तो आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें 80% भूमि पर क्या होती है? कृषि होती है, यानी 20% जगह केवल खाली है और 80% भाग पर क्या होती है? यहाँ पर खेती होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अगला पार्ट है आपका अध्याय 2 है जी, और पार्ट का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। ये वन लाइनर के प्रश्न है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। इसमें देखिए भूगोल का चैप्टर है जी, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है वन प्राथमिक उत्पादक हैं, यानी वन क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत IMP क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, यानी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। बहुत IMP क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू हुई थी। ये भी IMP क्वेश्चन है। यानी प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना कब लागू हुई थी? शुरू हुई थी 1973 में। अगला क्वेश्चन है रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होते हैं, यानी रक्षित वन कितने % पर पाए जाते हैं? 1/3 हिस्से पर रक्षित वन होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन होते हैं, यानी आरक्षित वन कितने भाग पर पाए जाते हैं? आधे से अधिक है ना। और रक्षित वन कितने भाग पर पाए जाते हैं? 1/3 है ना। अगला क्वेश्चन है भारत
आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, यानी भारत में आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सरिस्का बाघ रिजर्व राजस्थान में स्थित है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन है। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संताल जनजातियां निवास करती हैं या रहती हैं। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है उसमें मुंडा और संताल जनजातियां निवास करती हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडा और संताल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करती हैं, यानी मुंडा और संताल जनजातियां किसकी पूजा करती हैं? महुआ और कदम के पेड़ की पूजा करती हैं। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है ना। भारत में स्थायी वन कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था, कब किया गया था? 1988 में, है ना। ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था सन 1988 में। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेते हैं अगला पार्ट है आपका अध्याय 3 जल संसाधन, है ना। तो इसमें देखिए भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 का। तो इसमें अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी का 3/4, है ना। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, यानी जल कितने भाग पर है? पृथ्वी का 3/4 पर, है ना। अगला क्वेश्चन है जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है जी। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है, यानी जल से कितनी बिजली बनती है? 22%, है ना। अगला क्वेश्चन है जेजेएम का मतलब क्या होता है? जेजेएम का पूर्ण रूप है जल, यानी पहले जे का मतलब है जल और दूसरी जे का मतलब है जीवन और तीसरे एम का मतलब है मिशन, जल जीवन मिशन। जेजेएम का पूर्ण रूप क्या है? जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है, यानी जल जीवन मिशन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है 11वीं शताब्दी की भोपाल झील सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है ना। 11वीं शताब्दी भोपाल झील का निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। अब अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है, सतलज ब्यास भी इसमें जोड़ लेना है आपको, यानी भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज ब्यास नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है, उड़ीसा राज्य में, ना। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? परियोजना महानदी पर बनाया गया। ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, है ना। कोल कर लेना इसको, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? गुजरात में बना है, और कौन सी नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ हुआ, यानी सरदार सरोवर डैम बनने से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ पहुंचा है। अगला क्वेश्चन है आपको, अगला क्वेश्चन है बांध बहते हुए जल को रोकने, बांध बहते हुए जल को रोकने, दिशा देने, बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है ना। बाधा माने क्या होता है? रुकावट। अगला क्वेश्चन है गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय में नदी बाह का बाय खाएं, नदी की धारा बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है, यानी गुल और कुल, है ना। अगला क्वेश्चन है खादीन राजस्थान में छत पर वर्षा जल संग्रहण करने की एक परंपरागत तकनीक है। परंपरागत माने क्या होता है? पुरानी, है ना।
अगला क्वेश्चन है जोहड़ राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में खादीन को ही जोहड़ कहते हैं। ये राजस्थान जोहड़ किससे संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन है टांका, है ना। टांका माने क्या होता है? एक टंकी होती है एक प्रकार की। टांका राजस्थान में वर्षा जल को टैंक बनाकर जल संग्रहण किया जाता है, यानी जल को इकट्ठा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पालर पानी। पालर पानी क्या होता है? वर्षा जल। वर्षा जल को ही पालर पानी कहा जाता है, यानी वर्षा के जल को क्या कहते हैं? पालर पानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चेरापूंजी और मासिनराम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। देखिए पहले चेरापूंजी वर्षा होती थी जो मेघालय राज्य में स्थित है, ये दोनों ही स्थान। मासिनराम में अब वर्तमान में ज़्यादा वर्षा होती है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो किस जगह पर होती है? मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पर स्थित है? भारत के मेघालय राज्य में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने बांधों द्वारा सिंचाई, झीलों तथा अन्य सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र इलाहाबाद में बनाया गया है ना। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिटी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास बनवाया। अगला क्वेश्चन है हौज खास एक विशिष्ट प्रकार का तालाब को कहते हैं, यानी हौज खास क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का तालाब है। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस हुई है इसमें। दामोदर नदी को किसका शोक कहते हैं? पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, यानी दामोदर नदी बंगाल का शोक और कोसी नदी बिहार का शोक, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है आपका भारत का तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा का बनाना आवश्यक है ना। यानी कि तमिलनाडु भारत का दक्षिण में स्थित है और यहाँ पर सभी जो छत बनाते हैं उस पर छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया है। इसके बाद में अगला पार्ट है आपका जी अध्याय 4 कृषि, है ना। कृषि माने क्या होता है? खेती। भूगोल कक्षा 10। अब अगला प्रश्न है इसमें कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला क्वेश्चन है कृषि विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, यानी कृषि से यानी खेती से विभिन्न उद्योगों को क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। अगला क्वेश्चन है कर्तन दहन प्रणाली को विभिन्न राज्य नामों से जाना जाता है। इनको अलग अलग नामों से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि को पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कहते हैं? झूम कहा जाता है। झम है इसमें बड़े यू की मात्रा लगा लेना तो झूम हो जाएगी, झूम कहा जाता है। चाय कॉफी रबड़ गन्ना महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये रोपण फसलों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? चाय कॉफी रबड़ और गन्ना महत्वपूर्ण क्या है? रोपण फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी रबी फसलों को शीत माने क्या होता है? ठंड के मौसम में बोया जाता है, यानी इसको बोलते हैं अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं और ये अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है, यानी शीत में बोते हैं रबी की फसलों को। जो अब अभी वर्तमान में सभी रबी की फसलें खड़ी हुई हैं, इसको कब काटेंगे हम? ग्रीष्म ऋतु में। गेहूं जौ मटर चना सभी रबी की फसलें हैं, यानी मुख्य फसलें हैं। रबी की मुख्य फसलें कौन सी? इसमें गेहूं जौ मटर चना सरसों। खरीफ की फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है, यानी खरीफ की फसलों को कब बोते हैं हम? जून जुलाई में। खरीफ की फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, यानी इनको खरीफ की फसलों को बोते कब है? जून जुलाई में, और काटते कब है? इनको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ज्वार मक्का बाजरा चावल मक्का बाजरा ज्वार सोयाबीन मुख्य रबी खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें कब बोते हैं? मौसम जब प्रारंभ होता है, यानी वर्षा प्रारंभ होती है तब इनको बोया जाता है। तो आप देख सकते हैं चावल मक्का बाजरा ज्वार सोयाबीन मुख्य खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न क्या होती है? जिसको हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहली फसल कौन सी है खाद्यान्न की? चावल, है ना। और दूसरी फसल कौन सी है खाद्यान्न की? गेहूं।
अगला क्वेश्चन है आपका रबी की फसल। आप देख सकते हैं रबी की फसल 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी रबी फसलों के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है ज्वार बाजरा और रागी मोटे अनाज है, यानी ज्वार बाजरा और रागी कैसे अनाज है, मोटे अनाज है। अगला क्वेश्चन है मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, यानी कि मोटे अनाज में क्या होते हैं, अत्यधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दालें फलीदार फसल का उदाहरण है ना। दालें सभी प्रकार की दालों को क्या कहते हैं, फलीदार फसल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक। उत्पादक माने क्या होता है, पैदा करना। व उपभोक्ता है, उपभोक्ता माने उपभोग करना है, यानी दालों को सबसे ज़्यादा पैदा यानी उगाता है और उपभोग की करता है। अगला क्वेश्चन है दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, यानी दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दालें भूमि की उर्वरता को बनाकर रखती हैं, यानी दालों से क्या होता है, भूमि की उर्वरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है गुजरात मूंगफली का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा मूंगफली कौन से राज्य में होती है, गुजरात में होती है ना। अगला क्वेश्चन है आपका चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है, यानी चाय किसका उदाहरण है, रोपण फसल का। अगला क्वेश्चन है असम दार्जिलिंग तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक राज्य हैं, यानी सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, असम है। दार्जिलिंग तमिलनाडु मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे देश में अरेबिका, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में कॉफ़ी आरंभ में यमन से लाई गई थी, कहाँ से लाई गई थी, यमन देश से है ना। सबसे पहले प्रारंभ में कॉफ़ी कहाँ से लाई गई थी, यमन से। अगला क्वेश्चन है कॉफ़ी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ की जाती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में है ना। रबड़ कपास जूट एक रेशेदार अखाद्य फसल है, अखाद्य माने जिनको खाया नहीं जाता। रबड़ कपास और जूट और सन भी है इसमें है ना, एक रेशेदार अखाद्य फसल हैं। ये रेशेदार फसलें सभी रबड़ कपास और जूट। अगला क्वेश्चन है रबड़ भूमध्य रेखी क्षेत्र की फसल है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका रबड़ मुख्यतः भारत के केरल में, देखिए सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, केरल। तमिलनाडु में उगाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा केरल और तमिलनाडु में रबड़ उगाया। रबड़ एक पौधे का नाम है ना। अगला क्वेश्चन है रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन, इसको कहते हैं सेरीकल्चर है ना, कहलाता है, यानी रेशम के कीड़ों को पालन करना रेशम उत्पादन, इसको कहते हैं सेरीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, यानी कपास हमारे देश में चीन सबसे पहले विश्व में कपास की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, चीन में होती है, और भारत का कौन सा नंबर है, दूसरा नंबर है ना। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य, यानी सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है, भारत में महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में, फिर मध्य प्रदेश में है ना। अगला क्वेश्चन है जूट को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर कहा जाता है ना। जूट को क्या कहते हैं, सुनहरा रेशा कहा जाता है, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, यानी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन से, पश्चिम बंगाल बिहार और असम। अगला क्वेश्चन जूट का प्रयोग बोरियां चटाई रस्सी बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी इसको केसीसी कहते हैं, कार्ड योजना कब की थी, 1998 में शुरू की थी है ना। भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की थी, 1998 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था है ना। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था, यानी विनोबा भावे द्वारा कौन सा आंदोलन चला गया था, भूदान आंदोलन। भूदान का मतलब होता है भूमि को धारण करना। अगला क्वेश्चन है विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, विनोबा भावे द्वारा भूदान ग्रामदान आंदोलन को क्या नाम दिया गया, रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज की अवधारणा गांधी जी से संबंधित है, यानी ग्राम स्वराज की अवधारणा किसने
किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। यानी महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ है अगला पाठ है आपका अध्याय 6, है ना। पाठ का नाम है विनिर्माण। भूगोल का चैप्टर है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन है इसमें, कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद के रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विनिर्माण कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है, उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। अगला क्वेश्चन है, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के क्या है? पूरक है ना। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी उद्योग भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यानी चीनी के मामले में हमारे देश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी आदि कृषि पर आधारित उद्योग हैं। ये सभी किस पर आधारित हैं? वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग। ऐसे भी कह सकता है क्वेश्चन, कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो कृषि पर आधारित है यानी खेती पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं? यानी कि सूती वस्त्र, पटसन, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफी उद्योग। अगला क्वेश्चन, लौह इस्पात, पेट्रो रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। भेल कहाँ पर स्थित है? भेल का पूर्ण नाम क्या है? ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है भेल, है ना। ये आ सकता है क्वेश्चन। भेल का पूर्ण रूप है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, है ना। भेल का पूर्ण नाम क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये कहाँ पर स्थित है? भेल भोपाल में स्थित है। सेल का पूर्ण रूप है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। सेल का पूर्ण रूप क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था। यानी प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया था भारत में? 1854 में। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया। यानी 1854 में ये उद्योग कहाँ लगाया था? मुंबई में लगाया गया था, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। यानी भारत पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यात क्या होता है? दूसरे देशों के लिए भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। यानी सबसे ज़्यादा पटसन का निर्यात कौन करता है? बांग्लादेश करता है। और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत बांग्लादेश के पश्चात, है ना। पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक। निर्यात में क्या होता है? दूसरे देशों के लिए भेजता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में लगाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1855 में। अगला क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, फैक्ट्रियों से होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। यानी औद्योगिक उत्पादन किसे कहते हैं? तो फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन को औद्योगिक उत्पादन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, इस्पात को कठोर बनाने के लिए मैंगनीज मिलाया जाता है। यानी इस्पात को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? उसमें मैंगनीज मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। यानी सबसे ज़्यादा कौन से छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन धातु शोधक उद्योग है। यानी एल्युमिनियम प्रगलन क्या है? धातु शोधक उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी एल्युमिनियम में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। भारत में रसायन उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है ना। रसायन उद्योग का नंबर
हमारे देश का कौन सा है? तीसरा है ना, एशिया महाद्वीप में तीसरा है। अगला क्वेश्चन है, भारत रसायन उद्योग में विश्व में 12वें स्थान पर है, यानी रसायन उद्योग में हमारा देश का नंबर कौन सा? 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, डीएपी एक उर्वरक, उर्वरक माने क्या होता है? खाद उद्योग है, यानी डीएपी एक उर्वरक उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में 3% है, यानी रसायन उद्योग की सकल घरेलू यानी जीडीपी में कितना परसेंट है? 3%। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक मुख्यतः यूरिया से संबंधित है, यूरिया भी एक खाद का नाम है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% उत्पादन करते हैं, यानी हमारे देश में जो 5 राज्य हैं, गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और केरल, राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का 50% क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, यानी ये 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा उर्वरक मानी खाद बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम से क्या बनता है? सीमेंट उद्योग बनता है, सीमेंट बनता है ना, में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया था, भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी कौन सी है? तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है ना, बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, यानी बिजली से चलने वाला सामान इसमें बनता है ना। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविजन आदि निर्मित किए जाते हैं। निर्मित माने क्या होता है? बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण होता है, उद्योगों से कैसा होता है? औद्योगिक प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों से 4 प्रकार का प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है आपका, अनचाही गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषक का कारक है ना। अगला पार्ट है आपके लिए बहुत ही आईएमपी पार्ट है ये वाला, अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। इसमें से आप देखेंगे तो 7 अंक के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे है ना, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वे व्यापारी कहलाते हैं, या व्यापारी किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं व्यापारी कहलाते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, परिवहन के 3 साधन है। कौन से साधन है? 3, यानी स्थल यानी जमीन पर चलने वाले साधन, जल है ना और वायु, ठीक है, यानी स्थल परिवहन और जल परिवहन और वायु परिवहन। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देशों में से एक है, यानी कि भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है, यानी हमारा देश विश्व में दूसरे नंबर पर है सड़कों के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सड़क जाल लगभग 62.16 लाख किलोमीटर तक फैला है, यानी हमारे देश में सड़कें कितनी बिछी हैं? 62.16 लाख किलोमीटर है ना। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है ना। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये एक रोड है, यानी गलियारा यानी कि रोड, राज्य राजमार्ग है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर कहाँ पर है? उत्तर में स्थित है, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? दक्षिण में, यानी तमिलनाडु में स्थित है ना। पूर्व पश्चिम गलियारा, पूर्व पश्चिम गलियारा यानी कि पूर्व में क्या है? सिलचर, सिलचर यानी असम, पूर्व में सिलचर यानी असम है गलियारा, तथा पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है, और पश्चिम गलियारा क्या है? ये पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य है भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना। स्वर्णिम चतुर्भुज का मार्ग का उद्देश्य क्या है?
भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी कम करना। अगला क्वेश्चन है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है NHAI का पूर्ण रूप है भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं ना। ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं और जिनका निर्माण व रखरखाव किसके CPWD के द्वारा किया जाता है ना। ये एक क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग का। CPWD का पूर्ण रूप क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग है ना। इसका पूर्ण रूप क्या है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को क्या कहते हैं, CPWD कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है ना। यानी कि जो केंद्रीय भारत में सड़कों का रखरखाव माने क्या होता है, मरम्मत करवाना। निर्माण माने क्या होता है, बनवाना। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग, आप देख सकते हैं प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी मार्ग, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग किसको जोड़ता है, दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है राज्य राजमार्ग और निर्माण व रखरखाव दायित्व तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। देखिए ये सड़कें क्या होती हैं, राज्य राजमार्ग की परिभाषा कैसे लिखेंगे। ये सड़कें राज्यों की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं और इनका निर्माण व रखरखाव PWD के द्वारा किया जाता है। इसको बोलते हैं सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD है ना। इसको लिख सकते हैं आप PWD, PW और D है ना। तो इसका राज्य राजमार्ग की परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ये सड़कें राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, इनका निर्माण व रखरखाव PWD के द्वारा किया जाता है। PWD क्या कहते हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का कोचीपत्तन है ना। कोची कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कोचीपत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है कोचीपत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, प्राकृतिक पत्तन है जी, कोचीपत्तन है ना। तो ये कहाँ पर स्थित है, कोची केरल में स्थित है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। चेन्नई क्या है, चेन्नई यानी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ। पत्तन क्या होते हैं, ये यहाँ पर क्या होती है, जहाज़ों से सामान को उतारा और लादा जाता है, विदेशों से जाने वाले सामान को। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम यानी पुराना कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम पत्तन क्या होता है, जिसको मानव के द्वारा निर्माण इसका किया गया है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, विशाखापट्टनम पत्तन स्थल से गिरा है, गहरा व सुरक्षित पत्तन है। ठीक है, पत्तन क्या होते हैं, यानी कि पत्तन क्या कहते हैं, जल और तल के मिलन स्थल होते हैं, यानी बंदरगाह या पत्तन। यानी कि बंदरगाह किसे कहते हैं, जल और तल के मिलन स्थल को बंदरगाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पारादीप पत्तन, ये कहाँ पर स्थित है, पूर्व में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। और ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य के में स्थित है और पारादीप पत्तन उड़ीसा राज्य में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन है कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोलकाता एक ज्वारी पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है ना। कोलकाता एक ज्वारी पत्तन है, इसके कारण इसे नियमित रूप से क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 में। एयर इंडिया, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। एयर इंडिया क्या होती है, घरेलू माने अपने देश में ही उड़ना और अंतर्राष्ट्रीय माने विदेशों के लिए भी ये सेवाएं प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, पवनहंस। पवनहंस क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है, दूरगामी क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये प्राइवेट है, लिमिटेड हेलीकॉप्टर सेवा है
पवन अंश ये दूरगामी माने क्या होता है, दुर्गम इलाकों में, क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार के साधन है। इससे संचार क्या होता है, जिससे हमें खबरें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में स्थित है। बृहत्तम माने क्या होता है, बड़ा, है ना। डाक संचार यानी बहुत सारे हमारे जो आधार कार्ड वगैरह जो कैसे आते हैं, डाक से आते हैं। तो विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। इसको सूचना प्रौद्योगिकी का शॉर्ट नाम क्या है, ICT, है ना। ये आ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, माने आगे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। यानी भारत में समाचार पत्र लगभग कितनी भाषाओं में, 100 भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है ना। अगला क्वेश्चन है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है, वस्तुओं का अदला बदली होती है। विनिमय क्या होता है, वस्तुओं को बदलना। बाजार से हम कई वस्तुएं खरीदते हैं तो हमें क्या, मुद्रा चाहिए, और मुद्रा से हम कोई भी वस्तु क्रय कर सकते हैं यानी खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी दो देशों के मध्य व्यापार को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसी राष्ट्र की आर्थिक बैरोमीटर, ये आ सकता है क्वेश्चन, आर्थिक बैरोमीटर कहलाती है ना। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है, बनाया गया। यानी कोलकाता पत्तन पर बढ़ते व्यापार के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन को विकसित किया गया। विकसित करना माने क्या होता है, बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। ये आ सकता है क्वेश्चन, है ना। हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग 1620 किलोमीटर लंबा है। अगला क्वेश्चन है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। तो ये आपके जो IMP क्वेश्चन थे, इसमें सभी बनने वाले प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखना है, इससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी मेरे चैनल पर सामाजिक विज्ञान की विषय की वीडियो मौजूद हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।